तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रथम नियम, और प्रथम नियम को कभी कभी कक्षाओं का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये इसमें ये बताया गया कि और प्लैनेट्स जो घूमते हैं, ग्रह जो घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, वो किस कक्षा में घूमते हैं, वो कक्षा कैसी होती है, क्या उसका शेप होता है, क्या उसका जो है वो खासियत होती है ना। तो और फिर सन कहाँ पे रहता है, कहीं भी रह सकता है या कुछ फिक्स जगह हैं। तो इसमें ये बताया था इन्होंने कि एक डायग्राम होता है, एक शेप होती है दीर्घवृत्त, और इसकी खासियत होती है कि इसके दो नाभियाँ होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको ये मिला दें इस तरह से, ये इसका मेजर एक्सिस होती है दीर्घ अक्ष, और ये इसका जो है वो लघु अक्ष होता है। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें दो नाभियाँ होती हैं, एक नाभि इस तरफ होती है, इसे हम S पुकारते हैं, और एक नाभि जो है वो S डैश इस तरफ होती है। तो दो बातें इन्होंने बोली मेन कि सन जो है वो इस जगह पे या इस जगह किसी एक जगह पे रहता है, और प्लैनेट जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है छोटी क्लास में जो बताया जाता है कि अर्थ जो चक्कर लगा रही है गोल गोल सन के चारों तरफ घूम रही है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर या फिर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य किसी एक फोकस पे रह सकता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, ये पूरा स्टेटमेंट इसी तरह से लिखेंगे आप, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तथा सूर्य इस कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। देखिए दूसरा जो नियम होता है हमारा वो केपलर का, वो होता है क्षेत्रफलीय चाल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये इस तरह से सन यहाँ बना दिया आपने एक फोकस पे, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई, और यहाँ पर आपने प्लैनेट जो चल रहा है उसकी पोजीशन यहाँ पे P1 है, यहाँ पर वो पोजीशन P2 है, ठीक है ना। आपने यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से जब आपने मिलाया इसे, तो ये ग्रीन पेन से बनाए दे रहा हूँ मैं, ये देखिए ये, और ये एरिया ये ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे चलते चलते पास पहुँचता है इसके, तो पास जब पहुँचता है तो पास पहुँचते टाइम ये सपोज़ पोजीशन इसकी जो है वो P3 हो गई, और यहाँ पर ज़्यादा एंगल ट्रैवल कर जाता है P4 तक, तो ये इतना एंगल ट्रैवल कर लेता है। यहाँ पर जो एरिया है वो आपका ये है एरिया। तो कंडीशन ये है, रूल जो ये बताते हैं कि जो ये एरिया ट्रैवल हुआ है, ये वाला एरिया, यानी कि एरिया S P1 P2, और जो एरिया आपका यहाँ ट्रैवल हुआ है S P3 P4, ये दोनों एरिया जो हैं वो बराबर होते हैं, समान क्षेत्रफल ट्रैवल होते हैं। क्षेत्रफलीय चाल, वही नाम जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब देखिए रूल क्या है, रूल सिंपल सा है, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये लाइन जो हो गई पूरी, ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है ना। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये लाइन, ये जब चलेगी तो ये झाड़ू की तरह चलेगी। जैसे झाड़ू नहीं लगाई जाती है, ऐसा इस तरह से बैठ के जैसे लगाते हैं झाड़ू, तो खूब सारा एरिया ट्रैवल होता चला जाता है। तो इसी को कहते हैं एरिया स्वीप करना। स्वीप मतलब बिल्कुल झाड़ू की तरह उसको चलाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना, ये इसमें ये रेखा हो गई। समान समय में मतलब 2 दिन यहाँ भी दो और 2 दिन यहाँ भी दो, तो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक है ना, पार करती है। अर्थात एरिया इतना इज इक्वल टू इतना, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। देखिए अब आते हैं हम केपलर के तीसरे नियम पे, परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना। तीनों के तीनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। परिक्रमण काल मतलब किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए सन यहाँ पर है
और ये अर्थ या कोई भी प्लैनेट है वो इस तरह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, तो कितना एक चक्कर यहाँ से चलेगा और यहाँ से पूरा घूम करके जब यहीं पे आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए ये नियम बनाया गया है। तो देखिए रूल है, अब आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, किसी ग्रह का, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल, भाई उसी के चारों ओर घूमता है, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना, थोड़ा लैंग्वेज सही लगने लगती है। किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो आवर्तकाल है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, वो उसका वर्ग, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसका स्क्वायर होता है, उसका वर्ग सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली, ठीक है ना, सूर्य को ग्रह या सूर्य की ग्रह से औसत दूरी, क्योंकि एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो मैंने बताया सूर्य से बदलती रहती है सबकी दूरी, तो आपको औसत दूरी लेनी पड़ेगी। सूर्य के ग्रह से औसत दूरी के क्यूब यानी कि तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर, ठीक है ना। आवर्तकाल का जो वर्ग है वो हमारा इससे मिलाने वाली जो औसत दूरी है आर क्यूब, उसका तृतीय घात जो ली उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा केपलर का तृतीय नियम बनता है। किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का वर्ग सूर्य की ग्रह से औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अब आप इसको और लेयर्स चढ़ाते रहिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर दीजिए तो के आर क्यूब हो सकता है, ठीक है ना।